गाइस, राजस्थान इकोनॉमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए एनटी यूजीसी नेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट कोड भी इकोनॉमिक्स है, तो इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कोड के सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, मैं इस चैनल पर एनटी यूजीसी नेट की भी तैयारी कराती हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको एनटी यूजीसी नेट के भी प्रिपरेशन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, मैंने 20 तक क्वेश्चन आपको करा दिया था। अब 21 से, ठीक है, 21 से गुन्नार मिड्डाल जो थे, उन्होंने आर्थिक विकास की किस पहलू पर ध्यान केंद्रित किया था। तो उन्होंने आर्थिक विकास की किस पहलू पर ध्यान केंद्रित किया था, क्या आपको पता है? मैं बताती हूँ आपको। किस पे किया था? पूंजी दुर्लभता, मानव संसाधन दुर्लभता, या फिर क्षेत्रीय विषमताएं या जनसंख्या विस्फोट। तो इसका आंसर होगा सी, क्षेत्रीय विषमताओं पे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। फेयरनेस का आर्थिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर आधारित है? किस पर आधारित है फेयरनेस का? तो विकास के प्रति द्वैत उपागम और प्रश्न बेरोजगारी की उपस्थिति, कृषि विकास का महत्व, इन तीनों पे आधारित है, ठीक है, इन तीनों पे आधारित है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, आंद्रे गुंडार फ्रैंक जो एक प्रमुख निर्भरता सिद्धांतवादी हैं, सुझाव देते हैं कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में अल्प विकास में योगदान दिया है। अल्प विकास में योगदान दिया है, किसने किसने योगदान दिया है अल्प विकास में? तो हम देखेंगे कि जो आंद्रे, इसका तो आंसर होगा 1, 3 और 4। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, आंसर इसका ए होगा इसका आंसर 1, 3 और 4। इसका मतलब है स्वदेशी उपक्रमों को अधिक उन्नत औद्योगिक वाले भूमंडलीय अनुषंगी कंपनियों से प्रतिस्थापित करना। तीसरा है गाँवों से विदेशी प्रभुत्व वाले नगरीय परिसरों की ओर श्रमिकों का प्रवास। और चौथा है फैक्ट्रियों और खानों और बागानों में काम करने के लिए अकुशल संबल का निर्माण करना, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन जो आंसर में दिया वो मैं आपको बताती हूँ कि आंद्रे गुंडा फ्रैंक का महत्वपूर्ण योगदान लैटिन अमेरिका में पूंजीवाद एवं अल्प विकास है। यह निर्भरता सिद्धांत की एक कड़ी है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। हाइलीडियन अर्थव्यवस्था में ICOR 5:1 है। जनसंख्या समृद्धि 2% प्रति वर्ष है और निवेश की दर 27%। परिणामतः प्रति व्यक्ति वार्षिक समृद्धि क्या होगी? तो प्रति व्यक्ति वार्षिक समृद्धि को हम कैसे निकालते हैं, मैं आपको निकाल के यहाँ पे दिखाती हूँ। ब्लैंक पेज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ इधर ही बताने का, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रति व्यक्ति समृद्धि जो है उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिखूँगी, प्रति व्यक्ति समृद्धि, ठीक है। प्रति व्यक्ति समृद्धि इक्वल टू, जिसे क्या कहते हैं, ICOR, प्रति व्यक्ति समृद्धि इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है आपका निवेश दर डिवाइडेड बाई ICOR, सॉरी यहाँ पे होता है निवेश दर, ये नहीं होता ICOR, इसे कहते हैं प्रति व्यक्ति समृद्धि दर, समृद्धि इक्वल टू निवेश दर। हाँ, एक मिनट, निवेश दर डिवाइडेड बाई ICOR हुआ, ठीक है। तो हमारे पास निवेश और माइनस जनसंख्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखेंगे, ये जो, एक मिनट मैं वापस से दिखाती हूँ क्या लिखना है यहाँ पे। निवेश दर डिवाइडेड बाई ICOR माइनस जनसंख्या वृद्धि माइनस जनसंख्या वृद्धि। तो हमारे पास सब कुछ है, हमको बस इसको फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ICOR कितना है, 4:5:1 है। समृद्धि दर कितना है, 2%, जनसंख्या समृद्धि 2% है। और निवेश की दर कितना, 27% है, ठीक है। तो निवेश दर हमारे पास 27% है, तो हम निवेश दर की जगह पे निवेश दर 27 लिखेंगे, ठीक है। निवेश दर कितना लिखेंगे, 27 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4.5:1 है ना, तो 4.5 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। -2, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो तो ये हो जाएगा इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कट जाएगा, 5 9 जा 5 2 जा, ठीक है। 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 -2 हो जाएगा 4%, ठीक है।
ये मैं आपको कॉपी में भी करके दिखा दूंगी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसमें आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। जितना मैं बताई हूँ उसके हिसाब से आंसर क्या होगा, 4% होगा। देखिए यहाँ पे 4%, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर 4% होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कई कौन सही सुमेलित नहीं है, ये है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के लेखक है जगदीश भागवती। जो है जगदीश भागवती, वो किसके हैं, वो है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये सी, ये जो है गलत है, इन्होंने ये नहीं लिखा था। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन किसने लिखा था, लिखा था, उनका नाम है जगदीश भागवती, जगदीश भागवती। जिन्होंने लिखा था उनका नाम क्या है, जगदीश भागवती। ठीक है, आप याद रखिएगा, इसलिए ये जो मैंने वो गलत है, बाकी सब सही है। एफ फ्रीडमैन ने लिखा था कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। अमर्त्य सेन ने लिखा था आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, इंडियन जो होते हैं आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, उनके हिसाब से। रुचिर शर्मा ने लिखा था द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा कथन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की समृद्धि मॉडल में स्वर्ण युग साम्य के लिए सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, इसमें होगा लाभ की दर के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, इसमें लाभ की दर की बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये होगा। यहाँ पे केंद्रीय बजट 2015 से 16 के निम्नलिखित को जीडीपी में उनके प्रतिशत के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए जो राजस्व घाटा है सबका दर मैं बताऊंगी, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहीं पे लिख देते हैं, ऐसे क्यों लिखेंगे, यहीं पे लिखते हैं। ये जो राजस्व घाटा है, ठीक है, राजस्व घाटा है, उसका दर कितना है, पहला नंबर का राजस्व घाटा, राजस्व घाटा का दर है 2.5%। आप इसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, 2.5%। फिर उसके बाद है प्राथमिक घाटा, उसके बाद होगा आपका प्राथमिक घाटा, इसका कितना दर है 0.7%, 0.7%। उसके बाद है प्रभावी घाटा। तो प्रभावी घाटा का कितना है, प्रभावी घाटा का है 1.5%, 1.5%। उसके बाद है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा का क्या है 3.9%, 3.9%। तो इसका सीरियल वाइज कैसे हो जाएगा, ये सीरियल वाइज ऐसे हो जाएगा, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। सीरियल वाइज हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पहले 3 नंबर होगा, पहले 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, क्षैतिज वितरण की अनुशंसा करते समय 14वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित में किस मापदंड को सबसे कम भार दिया था। तो इसका भी दर है, तो दर मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद बता दूँगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे कम दिया था। आपका था जनसंख्या का 17.5%, जनसांख्यिकी जो परिवर्तन था उसका कितना था, उसका था 17.5%, 17.5%। ठीक है, और उसके बाद आय दूरी का था आपका 50%, आय दूरी का कितना था 50%। आपका सॉरी, जनसांख्यिकी परिवर्तन का मैंने गलत दिया है, ये जनसांख्यिकी परिवर्तन का था आपका 10%, सॉरी ना 10% था जनसांख्यिकी परिवर्तन का। आय दूरी का था आपका 50%, आय दूरी का 50%। उसके बाद वन क्षेत्र का था, वन क्षेत्र का नहीं है इसमें, लेकिन क्षेत्रफल का था 15%, क्षेत्रफल का था 15%। और जनसंख्या का था 17.5%, जनसंख्या का था 17.5%। सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है आपका जनसांख्यिकी परिवर्तन का 10%। ठीक है, तो हाँ सबसे कम है ऐसे वन क्षेत्र का, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है वन क्षेत्र, तो इसीलिए ऑप्शन में इन सब में से सबसे कम है जनसांख्यिकी परिवर्तन का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम, यदि किसी वर्ष सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 3,000 करोड़, राजस्व घाटा 1,15,000 करोड़ रुपए और ब्याज भुगतान 80,000 करोड़ रुपए है, ये 3 लाख होगा। ठीक है, तो उस वर्ष सरकार का प्राथमिक घाटा कितना है, तो हम इसको निकाल के दिखाएंगे आपको कि कैसे है इसको करना है। ठीक है, इसको करना है, सबसे पहले लिखना है कि प्राथमिक घाटा इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है इसका, क्या होता है प्राथमिक घाटा इक्वल टू, प्राथमिक घाटा इक्वल टू क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय, देखिए यहाँ पे दिया हुआ राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा कितना दिया हुआ हमारे पास, राजकोषीय घाटा दिया हुआ है 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपए, और ब्याज भुगतान कितना दिया हुआ है, ब्याज भुगतान दिया हुआ है 80,000 ब्याज भुगतान। ठीक है, तो इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा 2,20,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को बोलिएगा कमेंट करके, मैं आपको फ्रेश पेज में करवा के दिखा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम, केंद्रीय बजट 2016 से 17 के प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित में किस कर का हिस्सा कुल राजस्व संग्रह में अधिकतम योगदान करता है। तो किस कर का हिस्सा करता है, तो सब का दर मैं बताऊंगी और उसके बाद आप उसके हिसाब से समझ जाएंगे। ठीक है, कॉर्पोरेशन कर, कॉर्पोरेशन कर कितना होता है 19% होता है,
फिर आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है तो 12%। उसके बाद है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क कितना होता है 9%, 9%। उसके बाद है आयकर, आयकर होता है 14%। तो इसमें सबसे कुल हिस्सेदारी कितना 2016-17 में कुल राजस्व की, तो आप इसका आंसर होगा ए कॉर्पोरेशन कर का, क्योंकि कॉर्पोरेशन कर ही सबसे अधिक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर, सार्वजनिक व्यय में केंद्र और विस्थापन प्रभाव की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है। तो एलन टी पिकॉक एंड जैक वाइजमैन को दिया जाता है। ये मैंने पढ़ा था, एक बुक से, उसी में पढ़ा था, सार्वजनिक व्यय में केंद्र विस्थापन की अवधारणा, एलन टी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में है ये, एलन टी पिकॉक एंड जैक वाइजमैन। ठीक है, 32 हम देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन वार्धून नियम, वार्धून्स लॉ को के लिए सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसलिए प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसलिए क्योंकि दीर्घावधि उत्पादकता सामान्यतः उत्पादन वृद्धि के वर्गमूल के समानुपातिक बढ़ती है। अर्थशास्त्र में वार्धून नियम उत्पादन वृद्धि एवं उत्पादकता वृद्धि के बीच संबंध को स्थापित करता है। तो यहाँ पे उत्पादन वृद्धि और उत्पादकता वृद्धि दोनों को ही बताया गया, इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो निम्नलिखित में कौन सा किसी क्षेत्र के औद्योगिक वातावरण में सुधार का योगदान करता है। तो विकास बैंक, विकास बैंक करेगा। ठीक है, ट्रेड यूनियन नहीं करेगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं करेगा, ये सिर्फ विकास बैंक करेगा। आगे देखते हैं 34 नंबर, शोधकर्ता बताते हैं कि मुद्रा की आय वेग समय के साथ निम्नलिखित में किसके कारण गिर रही है। आय वेग किसके कारण गिर रही है। मुद्रा की मांग की आय लोच इकाई में अधिक होने के कारण, मुद्रा की मांग की आय लोच इकाई में अधिक होने के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, मुद्रावादियों के अनुसार मुद्रा फलन के लिए मांग होती है। मुद्रावादियों के अनुसार मुद्रा फलन के लिए क्या मांग क्या होती है। मांग होती है स्थिर और ब्याज लोचहीन, स्थिर और ब्याज लोचहीन। उसके बाद 36, निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित की जाए। अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है इसको, तो 36 का देखेंगे, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए कि पहले होगा करेंसी, उसके बाद होगा मांग जमा, उसके बाद होगा बचत जमा, उसके बाद होगा सावधि जमा। ठीक है, ये पहले भी इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, तो उसमें देखेंगे, याद होते जाता है ध्यान से याद करने से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37 तो मिलान है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखते हैं। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा सूत्र दिया था, आपको याद है। अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था M = PKY, M = PKY। अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा दिया था, M = PKY। ठीक है, उसके बाद आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर A का 2 है और B ऑप्शन में ही A का 2 दिया हुआ, तो इसका मतलब B ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन फिर भी तीनों मिला के सब 2-3 पता रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे कभी कभी एक एलिमिनेशन में गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इरविंग फिशर ने MB = PT, बहुत पहले से ही मैं आपको बता रही हूँ कि MB = PT किसने दिया था, इरविंग फिशर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद सी नंबर रॉबर्टसन ने दिया था M = PKT, M = PKT। और उसके बाद डी केंज ने किसे दिया था, केंज ने दिया था N = PK। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, जेम्स टॉबिन मुद्रा के अपने प्रति सिद्धांत में लॉर्ड केंज द्वारा प्रतिपादित तरलता की वरीयता के लिए मुद्रा की मांग के निम्नलिखित निष्कर्षों मान्यताओं के साथ सहमत नहीं था। कौन से मान्यताओं के साथ सहमत नहीं था भाई वो, तो वो था 1 और 2 दोनों के साथ, इसलिए क्योंकि भावी ब्याज दरों की प्रत्याशा की लोच नहीं होगी। व्यक्ति या तो मुद्रा रखते हैं या बॉन्ड रखते हैं, गलत बात है। ठीक है, व्यक्ति तो अपने पास तरल संपत्ति रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 39, किसी देश का जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है किसी देश का जनसंख्या पिरामिड, तो वो पुरुष या महिला की जनसंख्या की आयु संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो यह प्रत्याशा की जाएगी, क्या प्रत्याशा की जाएगी कि स्फीति की दर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई, मैं बताती हूँ आपको। यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो प्रत्याशा क्या की जाएगी कि स्फीति दर ऑब्वियस बढ़ेगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल का। ऐसे और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको, और इस चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।